हाँ देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस विषय के बारे में। ACTIVE एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और इंग्लिश हो या हिंदी, दोनों में क्या चलते हैं दोस्तों, नियम चलते हैं। ठीक है, तो आज हम उन सभी नियमों के बारे में चर्चा करेंगे जो एक्टिव वॉइस और को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो ध्यान रहे, रूल नंबर 1। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बदलने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे ध्यान देना है हमको। रूल नंबर 2 क्या कहता है? हम सब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को किस में बदलेंगे? ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को किस में बदलेंगे? सब्जेक्ट में क्या करते हैं? बदलते हैं। ठीक है, इसके बाद में है रूल नंबर 3। क्या कहता है? हम क्या करेंगे, जो प्रोनाउन शब्द होते हैं, चेंज इन प्रोनाउन, अर्थात जो सर्वनाम के जो शब्द आते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, या किसी व्यक्ति का नाम, तो उसमें हम किस प्रकार बदलाव करेंगे दोस्तों? तो देखिए, सब्जेक्ट में हमें यदि जो हमें पर्सन में दिया जाएगा उसमें यदि कर्ता के स्थान पे हमें मिले, कर्ता में स्थान पे हमको कोई प्रोनाउन मिले, तो हम उसको किस प्रकार बदलेंगे? तो ध्यान रहे, यदि आई दिया गया है तो आई के स्थान पे क्या कर देंगे हम? मी, क्योंकि आई क्या हमारे पास सिंगुलर नंबर है। ठीक है, यदि हमें वी दिखाई दे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो उसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अस का। और यदि हमें दे शब्द, ये क्या है हमारे पास, जो दे है हमारे पास, वो क्या है यहाँ पे? प्लूरल नंबर है, तो दे की जगह हम क्या करेंगे यहाँ पे इस स्थान पर? दैम। उसी प्रकार यदि ही, जो कि पर्सन के लिए आता है दोस्तों, ही, तो इसके स्थान पे हम क्या करेंगे? हिम। और यदि सी मिले, जो कि स्त्रीलिंग है, स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जगह हम क्या करेंगे? हर। तथा यू के स्थान पे हम क्या करेंगे? यू। एंड यदि किसी व्यक्ति का नाम हो तो नाम के स्थान पे क्या जाएगा दोस्तों? वापिस नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 नियम। इसके बाद में दोस्तों हम अगला नियम पढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा नियम? चौथा नियम। तो ध्यान रखना है हमको, ये पहले हम नियम पढ़ेंगे और नियमों के अध्ययन के बाद में हम, जब हमारे नियम कंप्लीट हो जाएंगे, तो नियमों के अध्ययन के बाद में हम क्या करेंगे? सभी के एक एक उदाहरण चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक जो पूछे गए हैं उदाहरण, उन सभी उदाहरण, लगभग 50 उदाहरणों का हम क्या करेंगे दोस्तों? रिवीजन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है कि कुछ एक्टिव वॉइस में, जैसे एक साइड करेंगे हम एक्टिव और एक साइड करेंगे हम पैसिव, तो जो टेंस होते हैं उनमें किस प्रकार बदलाव किया जाता है उनको लिखेंगे हम। ठीक है, यदि हमें एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, अर्थात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जब सिंपल सेंटेंस होगा, और यदि मान लो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या फिर डब्ल्यू एच वर्ड का सब्जेक्ट हो, सेंटेंस हो, तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? डू या डज का यूज करते हैं। ठीक है, यदि हमें एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, डू या डज मिले, तो उसका हम पैसिव बनाते समय क्या करेंगे? इच एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि हमें इच एम आर अर्थात कंटिन्यूस टेंस इंच एम आर या फिर वाज वर्ब और इनके साथ में क्या आती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यदि हमें एक्टिव वॉइस में देखने को मिले, तो हम उसका पैसिव बदलते समय हेल्पिंग वर्ब तो हमारी वही रहेगी। जैसे सिंगुलर है तो इसका उपयोग करते हैं हम आई के साथ एम का उपयोग करते हैं, और आर प्लूरल जब नंबर होता है हमारे पास तो उसके लिए हम आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार सिंगुलर के लिए, सिंगुलर पर्सन के लिए वाज, और प्लूरल के लिए वर्ब। तो ध्यान रहे, हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी, उसके साथ में क्या करेंगे हम? बीइंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा हमारे पास? बीइंग। और वर्ब की वही हमारे पास क्या है कि हमेशा थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार यदि हैज़ हैव और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाए हमें, ठीक है, कौन सा टेंस हो जाएगा यहाँ पे? परफेक्ट टेंस। तो ध्यान रखना है, यदि हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो उसका पैसिव बदलते समय क्या करेंगे हम? हैज़ हैव
तो हमारे पास कर्ता के अनुसार रहेंगे। अगर सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव। और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, हमारे पास बीन जुड़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हम, जिनको हम उदाहरणों के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझेंगे। फिर यदि पास्ट परफेक्ट में यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, यदि हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो उसका पैसिव बदलते समय हम हैड प्लस क्या करेंगे, हम बीन का उपयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे कैसे रह जाएगी। इसके बाद में ध्यान रहे, यदि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो शुरुआत में क्या आता है, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और यदि सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ध्यान रहे, डिड के साथ में क्या आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं हम, यदि हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया जाए अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाए, या फिर डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए हमें, तो हम उसका पैसिव बदलते समय क्या करेंगे दोस्तों, हम वाज वर, अगर सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर, तो वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार यदि हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कोई मॉडल दिया जाए, कोई मॉडल दिया जाए और मॉडल के साथ में क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो उसका पैसिव वॉइस बदलते समय हम मॉडल तो ऐसे कैसे यूज़ कर लेंगे, और मॉडल के साथ में क्या करेंगे, हम बी की जो फॉर्म होती है बी, उसका इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे के वैसे आ जाएगी। और यदि कई सेंटेंसों में ये इंपॉर्टेंट है, यदि मॉडल के साथ क्या हो, मॉडल के साथ यदि हैव, यदि मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाए, तो हम उसका पैसिव बदलते समय मॉडल तो ऐसे कैसे आ जाएगा और हैव भी ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, बीन जुड़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी प्रकार आ जाएगी। ये हमारा रूल नंबर 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आप कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं हम दोस्तों रूल नंबर 5 के बारे में, ठीक है। तो रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 सभी नियमों के अध्ययन के बाद में हम सभी का विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों एग्जाम्पलों के द्वारा। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, यदि सामान्यतः, ध्यान दें, अर्थात अचंबा, अमेजर का मतलब अचंबा, या फिर इसका भी हम आश्चर्य ले सकते हैं, आश्चर्यचकित होना। स्टार्टलेड, इसका अर्थ भी क्या होता है, आश्चर्य। इसके बाद में जैसे डिसअपॉइंटेड, जो डिसअपॉइंटेड जो शब्द होता है, इसका मतलब हम गायब होना भी लिख सकते हैं या फिर अलग होने के अर्थ में। इसके बाद में हम एट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं सामान्यतया। और यदि एंडाउड शब्द मिले हमको, एंडाउड का अर्थ होता है प्रतिभावान होना, या फिर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का अर्थ होता है संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड अर्थात संतुष्ट होना। फिर इसके बाद में जैसे प्लेज्ड, प्लेज्ड PLEASED, प्लेज्ड के साथ हमेशा हम विथ प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। तथा नाउन, नाउन KNOWN, जानने के अर्थ में, इसके साथ में हम टू प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये बातें वैसे प्रपोजिशन का जो टॉपिक है उसमें भी बता दी गई है आपको, ठीक है, वहाँ भी आप जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नियम यहाँ भी हमारे बहुत काम आएगा। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे, रूल नंबर 6, ठीक है। इस नियम को आप प्रपोजिशन में पढ़ सकते हो आप, ठीक है, और यहाँ भी आप देख सकते हो इस नियम को। प्रपोजिशन में आपके बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम केवल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलेंगे बस, तो उसमें थोड़ा बहुत काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए अब हम जो हमारा जो रूल नंबर 6 है उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए, रूल नंबर 6 को आपको हल्का सा मतलब याद रखना है, क्योंकि रूल नंबर 6 है ना, वो एक नोट के रूप में भी लिख सकते हो आप उसको, और नया नियम डाल के भी लिख सकते हो आप। तो रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में लिखना है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि हमको प्यूपिल, सामान्यतः जैसे हमको प्यूपिल, समवन, जैसे एनीवन,
पीपल का अर्थ होता है लोग, समवन का मतलब कुछ के अर्थ में, और एनीवन प्रत्येक के लिए, या फिर अंडरस्टूड, या फिर अंडरस्टूड, इसका मतलब होता है अनावश्यक। अनावश्यक सब्जेक्ट, अनावश्यक सब्जेक्ट यदि हमको सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में यदि पहले से दिखाई देता है ना हमको, तो हम उसको वापिस नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसको हम वापिस एक्टिव से पैसिव बदलते समय वापिस उसका लिखना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, और यदि हम एक्टिव वॉइस होता है, तो उस एक्टिव वॉइस में जब हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में जब भी बदलेंगे जब हमको ऑब्जेक्ट का पता होगा ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। तो आपको एक बात और ध्यान रखना है, इसको लिख लो, आप नोट डाल के भी लिख सकते हो आप इसको। हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को यदि हमको पहचानना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, तो उसके लिए आपको दो शब्दों के ध्यान रखना चाहिए। आपको दो शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो वाट और एक हुम। एक तो वाट और एक हुम। वाट का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, और जो हुम होता है उसका अर्थ होता है किसको, किसको। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा कि किसी भी सेंटेंस में क्या कार्य के लिए कहा गया है और किसके लिए कहा गया है। ठीक है, तो किसको की जगह पे होगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और क्या जो कार्य होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में आप पढ़कर पहचान सकते हैं। ठीक है, और यदि अनरूस्टेड हो, अनावश्यक हो, तो उसको हम एक्टिव से पैसिव बदलते समय नहीं लिखते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं अब हम। आप देखिएगा, जैसे सामान्यतः एक उदाहरण हमारे पास, पुलिस पुलिस अरेस्टेड, पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड हिम। ठीक है, तो पुलिस ने क्या है उसे गिरफ्तार किया। अब सामान्यतः की बात है कि गिरफ्तार करने का कार्य किसका होता है, केवल पुलिस का ही होता है। ठीक है, गिरफ्तार करने का कार्य किसका होता है, हमेशा पुलिस का ही होता है। तो किसको गिरफ्तार किया, उसको किया, तो उसको की जगह क्या है यहाँ पे हिम, तो हिम क्या हो जाएगा हमारे पास, हिम हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब इसका हम पैसिव बदलेंगे, तो देखिए हिम का क्या हो जाएगा, ही वाज अरेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वाज अरेस्टेड। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे वापस, ARRESTED। अब देखिए यहाँ पे हमको पुलिस शब्द को वापस लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक अनावश्यक अंडरस्टूड शब्द हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अरेस्ट करने का कार्य किसका होता है, पुलिस का। ठीक है, अब जैसे यदि मान लो किसी की सहायता करने का कार्य होता, तो सहायता तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, सहायता तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अरेस्टेड हम नहीं कर सकते ना। अरेस्टेड कौन करेगा भाई, किसी को गिरफ्तार कौन करेगा, केवल पुलिस तो करेगी। ठीक है, तो उसको वापस लिखना आवश्यक नहीं है। आप एक बार दोबारा देखिए, जैसे पुलिस हेल्प्ड हिम, पुलिस हेल्प्ड हिम, भाई पुलिस ने उसकी क्या की, सहायता की। ये हो जाएगा हमारे पास एक्टिव वॉइस, और हमको बदलेंगे किस में, पैसिव वॉइस में। तो अब देखिए यहाँ पे हमको पुलिस लिखना आवश्यक है, जैसे ही वाज हेल्प्ड बाई पुलिस। ठीक है, तो उसकी सहायता की गई किसके द्वारा, भाई पुलिस के द्वारा की गई सहायता। तो यहाँ पे क्या है, सहायता करने का कार्य केवल पुलिस का नहीं है, कोई भी कर सकता है, एनीवन। ठीक है, लेकिन गिरफ्तार करने का कार्य किसका होता है, पुलिस का। तो उसको हम एक्टिव से पैसिव बदलते समय ध्यान रखना है। अनावश्यक शब्दों को नहीं भी मिल सकते हमको, जो एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको अनावश्यक शब्द नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ये सेंटेंस गलत है, तो गलत नहीं माना जाएगा वो। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं कि कोई डॉक्टर होता है, तो ऑपरेशन करने का कार्य किसका होता है, डॉक्टर का। भाई कोई भी मरीज़ है उसका ऑपरेशन करने का कार्य किसका होता है, डॉक्टर का। ठीक है, और किसी मरीज़ की सहायता करने का कार्य किसका होता है, सहायता तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ऑपरेशन कौन करेगा, केवल डॉक्टर। ठीक है, तो आप दूसरे उदाहरण के माध्यम से थोड़ी क्लियरिटी लाएंगे अपने मन में। तो देखिए हम दूसरा उदाहरण को देखते हैं अब। ठीक है, तो
इन उदाहरणों को आपने समझा होगा कि यहाँ पे पुलिस शब्द क्यों लिखा है, फिर मैंने एक्टिव से पैसिव बदलते समय पुलिस को क्यों नहीं लिखा। तो इनको क्या है कि आपको क्लियरिटी लानी पड़ेगी। जितने ज़्यादा उदाहरण आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा क्लियरिटी आती है हमेशा इंग्लिश में। ठीक है, जैसे नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं आप। डॉक्टर डॉक्टर ऑपरेटेड डॉक्टर ऑपरेटेड यू पिन हिम। डॉक्टर ऑपरेटेड यू पिन हिम। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास एक्टिव। अब इसमें क्या करें, डॉक्टर क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, उसका तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब ये कार्य किसका है, डॉक्टर का ही है। तो इसका जब हम पैसे बदलेंगे तो देखिए यहाँ पे ही वाज ऑपरेटेड हिम यू पियन। ही वाज ऑपरेटेड यू पियन। तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन कर रहा है, डॉक्टर। तो हमने एक्टिव से पैसिव बदलते समय हमको डॉक्टर लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन करने का कार्य किसका होता है, केवल डॉक्टर का। समझ गए। यदि ये सेंटेंस इस प्रकार होता कि डॉक्टर हेल्प्ड हिम, डॉक्टर हेल्प्ड हिम, कि डॉक्टर ने क्या किया, उसकी सहायता की। अब इसका जब हम पैसे बदलेंगे, देखो ही वाज हेल्प्ड बाय डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे सहायता कोई भी कर सकता है, डॉक्टर ही थोड़ी करेगा सहायता। डॉक्टर तो क्या करेगा, केवल ऑपरेशन। ठीक है, तो इनके भाव को समझो। भाव को समझने पर ही आप इस नियम को बेहतरीन तरीके से हल कर पाओगे। अब नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं हम। ठीक है, या फिर नेक्स्ट नियम भी लिख सकते हो आप, या फिर उदाहरण देख लिया आप। जैसे आपके पास उदाहरण है, अब देखिएगा नेक्स्ट उदाहरण। ठीक है, जैसे ही हर्ट ही हर्ट हिज लेग इन एन एक्सीडेंट। ही हर्ट हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे किसको चोट लगी है, उसके पैर को। ठीक है, तो हर्ट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हर्ट का मतलब होता है चोट लगना, और एन एक्सीडेंट का मतलब एक घटना में। ठीक है, तो ही हर्ट हिज लेग्स इन ए एक्सीडेंट। तो इसका जब हम पैसिव बदलेंगे यहाँ पे, तो चोट किसको लगी है, उसके पैर को लगी है ना, तो उसका पैर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका एक्टिव से क्या बदलेंगे, हम इसको पैसिव में बदलेंगे। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो अब देखिएगा आप, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हुम या हुज का। ठीक है, कि किसको चोट लगी है या फिर क्या घटना हुई है। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एन एक्सीडेंट, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, एन
एक्सीडेंट को उठा के आगे रख देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, तो ये गलती है। आपको हुम या हुज को देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हिज लेग्स, उसके पैर को लगी है चोट यहाँ पे, तो यहाँ पे हिज लेग्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा एक्टिव से पैसिव बदलते हैं इसको हम। हिज लेग्स, हिज लेग्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। हिज लेग्स वाज हर्ट, हिज लेग्स वाज हर्ट इन, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो हिज लेग्स वाज हर्ट इन एन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। अब देखिएगा अगला उदाहरण है, ठीक है। तो अगला उदाहरण है हमारे पास, नेक्स्ट उदाहरण लिखते हैं हम। वी वेस्ट, वी वेस्ट, वी वेस्ट मच टाइम, वी वेस्ट मच टाइम ऑन फेसबुक, ऑन फेसबुक, ठीक है। तो हम देखो मच टाइम का अर्थ क्या होता है, कुछ मात्रा में। मच टाइम का अर्थ क्या होता है, कुछ मात्रा में। तो हम कुछ मात्रा में जो समय है वो वेस्ट करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ऑन फेसबुक, फेसबुक पर। तो यहाँ पे जो ऑन पर पोजीशन है ये किसका भाग दे रहा है, पर का, ठीक है। वैसे प्रपोजिशन वाले जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें हमने जो ऑन प्रपोजिशन है उसके बारे में वहाँ पे पढ़ा रखा है। तो ये जो ऑन प्रपोजिशन है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट वीडियो है ना, जो हमारा प्रपोजिशन का फर्स्ट वीडियो है, उसी में ऑन प्रपोजिशन के बारे में बता रखा है कि ऑन प्रपोजिशन का यूज हम कहाँ कहाँ किस प्रकार करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो प्रपोजिशन होते हैं चाहे इन हो या ऑन हो, ये प्रपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे भी प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वो स्कूल की एग्ज़ाम हो या फिर वो कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। ऑन, इन और इन टू, ये तीन पोजीशन का क्वेश्चन आता ही आता है, ऑन, इन और इन टू का, ठीक है। ऑन, इन और इन टू का, तो इसको आप वहाँ पे प्रपोजिशन वाले टॉपिक में से आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम हमारे वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो ये ऑन प्रपोजिशन को आप वहाँ पे पढ़ दीजिएगा ज़रूर। अब देखिएगा इसका हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, वी वेस्ट मच टाइम ऑन फेसबुक, हम कुछ मात्रा में समय बर्बाद करते हैं कहाँ पे, फेसबुक पे। अब बनाते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हम समस्या यह है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बर्बाद कर रहे हैं, क्या और किसको, दो शब्द ध्यान रखना बस। क्या बर्बाद कर रहे हैं, मच टाइम, कुछ मात्रा में समय, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट मच टाइम, मच टाइम इज, मच टाइम वाज, सॉरी, मच टाइम वाज वेस्टेड ऑन फेसबुक, मच टाइम वाज वेस्टेड ऑन फेसबुक, ठीक है। यहाँ पे मच टाइम कुछ मात्रा में समय है, तो ये आपका सिंगुलर हो सकता है। तो यहाँ पे जो वाज की जगह इज हेल्पिंग वर्ब का यूज लिया जा सकता है, ठीक है, शायद। तो आप वाज की तरह एक बार सेंटेंस को चेक कर लीजिएगा। अगला सेंटेंस के माध्यम से हम क्लियर लाते हैं, देखिए, ही इन्वाइटेड टू मी टू हिज हाउस yesterday, he invited me to his house yesterday, कि उसने मुझे बुलाया उसके घर, कब बुलाया, yesterday को बुलाया। अब बुलाया कहाँ पे है, उसके घर बुलाया है, और कब बुलाया है, yesterday। और किसे बुलाया है, मुझे। तो किसको बुलाया है, मुझे बुलाया है।
ये नहीं है, कई बच्चे क्या करते हैं यस्टरडे को उठा के आगे रख देते हैं, पीछे के शब्द को आगे उठा के नहीं रखना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो हमेशा जो पीछे वाला वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यह आवश्यक नहीं है। तो इसलिए हमको सेंटेंस को पढ़ना आना चाहिए हल्का सा। अब देखिए यहाँ पे क्या और किसको, ये दो शब्द हैं, ये आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आई वाज इनवाइटेड, आई वाज इनवाइटेड टू हिज अब देखो यहाँ पे हाउस, रूल नंबर 8, आई वाज यदि आप आपको उदाहरण इनवाइटेड दे सकते हैं। टू हिज हाउस बाई यदि आपको एक्टिव वॉइस में दिया जाए हिम, कि हु बाई हिम, हु बुलेट दी ठीक है। ताजमहल, अभी हमारे पास क्या बदल गया एक्टिव से पैसिव वॉइस, क्योंकि ही का क्या होता है हिम। ताजमहल। अब कब बुलाया, यस्टरडे, अब ताजमहल को बनाने वाला तो कौन यहाँ है? पे लास्ट में क्या जाएगा अब यस्टरडे, जब हम क्योंकि इसका ये क्या होते हैं पैसे वॉइस अदर वर्ड बनाएंगे, होते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा लास्ट में ये आते हैं। स्ट्रक्चर जो हमारे पास जो फॉर्मूला उसका हमेशा ध्यान रखना, आपको अब भी याद रखना देखिए पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, बाई होम, एक और उदाहरण देखिए आप, बाई होम। अब यहाँ पे क्या ठीक है, हमारे पास इससे सबसे पहला आपको पता ताजमहल, चलेगा कि क्या और किसको ताजमहल के माध्यम से हम बाई ऑब्जेक्ट को होम। फिर कैसे उदाहरण ढूंढते हम शुरू हैं। करते हैं किसी ऐतिहासिक स्थान तो के अब लिए देखिएगा जिसके अंदर में आपको पढ़ा बर्ड्स होगा, या फिर हम फ्लाई आपको मॉडल इन द टॉपिक उसमें आप पढ़ सकते हैं स्काई, विस्तार से। कई बार बाई होम पूछा गया द प्रश्न है ये ताजमहल। कंपटीशन एग्जाम में। अब इसकी थर्ड फॉर्म बर्ड्स यूज होती है हमारे पास फ्लाई इन द BUILT, स्काई, बुलेट, पक्षी ठीक है। उड़ रहे उसके बाद हैं, में रूल नंबर 8। कहाँ पे, आकाश में। अब देखिए रूल नंबर 8, तो यहाँ पे क्या उड़ रहा है, कोई सेंटेंस हो जो लेट से शुरू होता हो, क्या उड़ रहा किससे है शुरू यहाँ होता पे, हो, लेट से। और जैसे किसको उड़ रहा है, तो किसको का यदि तो आपको अर्थ कोई ही नहीं आ रहा सेंटेंस है दिया यहाँ गया पे, हो जिसमें और किसी को क्या उड़ आदेश रहा है दिया जा रहा यहाँ पे, हो और ऑर्डर दिया जा रहा हो, ना कोई स्थान है, ऑर्डर, या फिर आप कहाँ इसके पे उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है, ऑर्डर लेकिन वाले क्या बात, उड़ रहा है, पक्षी के ऑर्डर बारे में वाले कोई की जानकारी बात, नहीं है यहाँ पे। और ठीक है। क्या और यदि किसी किसको को जब आदेश दिया जा हमको रहा हो, दोनों ये के जो ऑर्डर ही वाले अर्थ वाक्य होते हैं उन्हें हम सामान्य नहीं कहते मिले, हैं तो इंपरेटिव ध्यान रखना है सेंटेंस। इसका क्या होता है, पैसिव नहीं बनेगा, तो नो पैसिव। इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है उनको, ये नहीं है कि शुरुआत में आप द इसका एक उठा के पटक दो इंपरेटिव ना, फिर आपको सेंटेंस। इसमें मैन अर्थात वर्ब जिनमें मिलेगी ना आदेशित इसमें दिए हेल्पिंग जाने वर्ब का मिल रही है, भाव ना होता कोई है, उनमें क्या होता है, उन्हें हम वर्ब मिल इंपरेटिव रही सेंटेंस है, कहते हैं। ना लेकिन आपको यदि ऐसे यहाँ पे सेंटेंस हो वाट और हुम जिनमें का आदेश दिया जा रहा हो, तो ध्यान रखना है उसको पर्सन का जब हम उत्तर मिल रहा है यहाँ एक्टिव पे। उसको पैसिव में बदलेंगे अब उसके लिए जो देखिए इसी स्ट्रक्चर है प्रकार का वो एक और गलत क्या है सेंटेंस हमारे लेते पास, हैं, आई एम गोइंग टू लेट मार्केट प्लस ऑब्जेक्ट, विथ लेट प्लस माई ऑब्जेक्ट प्लस फैमिली, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई एम गोइंग टू दोनों कॉन्सेप्ट को मार्केट समझेंगे थोड़ा। विथ माई फैमिली। आपको दिया जाए तो इसका हम डू पैसे में इट, बदलते हैं, तो देखिए मैं ठीक है, जा रहा हूँ कहाँ पे, डू इट। मार्केट में, अब क्या करेंगे, डू इट। किसके साथ, अपनी फैमिली यहाँ के पे क्या साथ। करेंगे हम, इसको लेकिन हम जब पे हम क्या, पैसे वैसे बदलेंगे, क्या बाजार जा रहा है, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, नहीं मिल रहा है यहाँ पे, किसको जा रहा है, तो कैसे बदलेंगे किस इसको लिए हम, जा रहा है, कोई देख नहीं रहा है यहाँ पे, तो लेट, इसका अब क्या पैसे है यहाँ यूज पे, नहीं बनेगा, लेट इट, ठीक है। फिर इसका इस्तेमाल बी, और वर्ब की इसके बाद में थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। हम लेते हैं एक और अगला उदाहरण देखिए, नियम। ताकि और क्लियर हो जाए। अब देखिएगा अगला नियम भी एक्टिव वॉइस में बहुत दिया जाए इम्पोर्टेंट है, कि ठीक है। तो अगले नियम को देखिए, कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हु से शुरू होते हैं, हु का अर्थ होता है कौन सामान्यतया, ठीक है, WHO का मतलब होता है कौन। अब यहाँ पे देखिएगा अगला सेंटेंस, नियम लिखिएगा, हु से शुरू होने वाले सेंटेंस, हु से शुरू होने वाले सेंटेंस, हु से शुरू होने वाले सेंटेंस या वाक्य। अब इनका तो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जो हम एक्टिव से पैसिव बदलेंगे तो उनका क्या होता है, पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होता है। जैसे बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदल देंगे। उदाहरण लेते हैं, आप एक्टिव वॉइस को उदाहरण लेते हैं, हु डिड दिस, हु डिड दिस, तो यह कौन है, यह कौन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हु डिड दिस, यह कौन कर रहा है। अब जब हम इसका एक्टिव इसका पैसिव बदलेंगे यहाँ पे, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, ऐसे कैसे याद करना है आपको, बाई होम ऐसे कैसे आ जाएगा, बाई
बाई होम वाज, बाई होम वाज दिस डन। अब यहाँ पे क्या है, डिड क्या है यहाँ पे, डिड क्या है यहाँ पे, वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। डिड, डिड हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, कब, जब नेगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस, वो ब्लेट दी ताजमहल, हु बुलेट या हु बिल्ट द ताजमहल, ठीक है। अर्थात ताजमहल को बनाने वाला कौन है। तो यहाँ पे इसका जब हम पैसे भी बदलेंगे यहाँ पे, तो बाई, पहले क्या आएगा, बाई होम, बाई होम वाज दी ताजमहल बिल्ट या बुल्ट, ठीक है। आगे लास्ट में आप क्वेश्चन वाचक चिन्ह भी लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि क्या है हमारे पास WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन वाचक चिन्ह। एक सेंटेंस आप खुद बना के देख सकते हो, ठीक है। एक सेंटेंस आप खुद बना के सकते हो, जैसे हु किल्ड महात्मा गांधी, हु किल्ड महात्मा गांधी, तो इसका हो जाएगा हुम वाज महात्मा गांधी किल्ड, ठीक है। अब देखिए हम तो अगला नियम पे चलते हैं, वैसे काफ़ी उदाहरण होते हैं। अगला नियम में ध्यान रखना है आपको, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो जिनमें आदेश दिया जाता है, ठीक है। आदेश दिया जाता है, किसी को सलाह दी जाती है, किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, तो ऑर्डर वाले वाक्य इन्हें हम सामान्यतया इम्परेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या, इम्परेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस की मीनिंग आपको याद रखना आवश्यक नहीं है, आवश्यक यह है कि जब भी हमें ऑर्डर वाले या आदेश वाले सेंटेंस दिए जाएं, किसी को सलाह देने वाले सेंटेंस दिए जाए, सजेशन करने वाले सेंटेंस दिए जाए, या फिर किसी से रिक्वेस्ट, प्लीज्ड, काइंडली लगा हुए ऐसे सेंटेंस हमको दिए जाएं, तो उनमें हम किस प्रकार बदलाव करेंगे ये ध्यान रखना है। अब इसका एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला याद रखना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियरिटी लाते हैं, डू इट, डू इट इसे करो, ठीक है। कितना छोटा सेंटेंस है। अब ये हो जाएगा हमारे पास एक्टिव वॉइस। अब इसका हम किस में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अगर पहले स्थान पे जाती है, हेल्पिंग वर्ब यदि पहले स्थान पे जाती है, ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर वर्ब आती है, तो इस प्रकार भी क्या हो जाता है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है जो ऊपर दिया गया है यहाँ पे। सेकंड उदाहरण लेते हैं हम, जैसे फिनिश, फिनिश द टास्क इन टाइम, कि इसी टाइम पे जो टास्क दी गई है उसको क्या करो, फिनिश करो, ख़त्म करो, ठीक है। तो इसका हम किसको ख़त्म करो, टास्क को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, टास्क, किसको, किसको और क्या, दो ऐसे शब्द हैं जिनसे आपको ऑब्जेक्ट की जानकारी मिलेगी सामान्यतः। तो जब हम इसका पैसे बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे, द टास्क बी फिनिश्ड इन टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा पहले, लेट, क्या लगेगा पहले, लेट, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे लेट पहले लगेगा क्योंकि हमने क्या है फॉर्मूले में लिख रखा है, क्या लिख रखा है, लेट। अब यहाँ पे द टास्क क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो पहले क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा पहले लेट, तो लेट द टास्क बी फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन टाइम। जो अदर वर्ड होते हैं वो हमेशा कब आते हैं, लास्ट में, चाहे वो यस्टरडे हो, टुडे हो, ठीक है, सामान्यतः लास्ट में आते हैं। कई कंडीशनों में ये पहले भी आते हैं, ध्यान रखना है, उन कंडीशनों को भी आपको लिखवाएंगे। अब देखिए जैसे
रिक्वेस्टेड, किसी से क्या की जा रही हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो, अनुरोध किया जा रहा हो, उसके लिए हम प्लीज और काइंडली दो शब्दों क्या करते हैं, हटा देते हैं। ध्यान रखना है आपको। आप लिख सकते हैं, लिखो, जैसे कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में या वाक्य में, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में या वाक्य में प्लीज, प्लीज ऑब्लिक काइंडली, प्लीज ऑब्लिक काइंडली ऐसे शब्द हमको मिले तो इन्हें क्या करते हैं, हम हटा देते हैं, इन्हें हटा देते हैं। ठीक है, अब क्यों हटा देते हैं? ठीक है, क्योंकि हमको एक्टिव से क्या बदलना है, पैसिव वॉइस। और इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू, और फिर आगे सेंटेंस ऐसे कैसे उतार देंगे। और यदि नोट दिया गया हो तो हम रिक्वेस्टेड के बाद में नोट भी यूज कर लेते हैं, जब हमको क्या हो, एक्टिव वॉइस क्या हो, नकारात्मक भाव को प्रदर्शित करता हुआ दिखाई दे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर, अर्थात कृपया दरवाजे को क्या करो, क्या करो, बंद करो। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, एक्टिव वॉइस, प्लीज शट द डोर। अब इसका हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को ऊपर को ध्यान रखो आपको, यू आर रिक्वेस्टेड ऐसे कैसे आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर ऐसे कैसे सेंटेंस को उतार देंगे, टू शट दी डोर। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण ले सकते हो आप ऐसे ही। अब हमने प्लीज वाला ले लिया, तो एक ले लिया काइंडली वाला, काइंडली डोंट वेस्ट योर टाइम, काइंडली डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो अनुरोध किया जा रहा है यहाँ पे किसके लिए, कि टाइम को वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो। ठीक है, तो किसको बर्बाद मत करो, टाइम को बर्बाद मत करो। अब यहाँ पे प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, हम हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर दिया गया है पहले से ही एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए। तो उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे नकारात्मक भाव दे रहा है, यहाँ पे डोंट, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड के बाद में क्या आएगा, नॉट। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट, फिर आ जाएगा टू, रिक्वेस्टेड के बाद में नॉट लगा देंगे, फिर क्या आ जाएगा, टू। ठीक है, और फिर ऐसे कैसे सेंटेंस को छाप देंगे यहाँ पे नीचे, टू वेस्ट योर टाइम, टू वेस्ट योर टाइम। क्लियर है यहाँ पे। अब या तो आप स्टार डाल के लिख लो, या फिर आप अगला नियम डालकर भी लिख सकते हो। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे सजेशन वाले, अर्थात किसी को सलाह देने वाले। ठीक है, सजेशन वाले सेंटेंस या सजेशन वाले वाक्य। तो इन वाक्यों का भी क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मूला होता है, जिसके माध्यम से इनको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस शुड, ये मॉडल का उपयोग किया गया है यहाँ पे, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी, शुरुआत में लिखा दिया था आपको नियम में। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए।